हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके JAIB समरी सीरीज के साथ। सो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए जिससे कि आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो सकें। तो आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और हमारा पेपर है PPB पेपर 2। ठीक है, ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप यहाँ पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स के हम आंसर प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। और अगर यहाँ से आपको सर्च करने में प्रॉब्लम है तो आप हमारे QR कोड को भी स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। ठीक है दोस्तों, तो NBFCs क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956। यानी NBFCs क्या है, वो कंपनीज हैं जिनको रजिस्टर किया गया है कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इंगेज्ड इन, जो कि किन किन बिजनेस में इंगेज्ड हैं, बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, यानी लोन और एडवांसेस के बिजनेस में। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर। ठीक, तो इनका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स है ना, डिवेंचर्स जारी हो रहे हैं, या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो जारी करती है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज क्या जारी हो रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी हो रही हैं, या बॉन्ड्स जारी हो रहे हैं, या डिवेंचर्स जारी हो रहे हैं, है ना, डिवेंचर्स जारी हो रहे हैं, या फिर शेयर्स जारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक, तो इनको एक्वायर करने में, है ना, NBFC क्या करती है, NBFCs है ना, इनमें पैसा अपना इन्वेस्ट करती है और इनको एक्वायर करती है। तो ऐसी NBFCs जो या तो लोन और एडवांस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे NBFCs जो एक्विजिशन ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, है ना, जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई हैं, उनमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लीजिंग, लीज के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हायर परचेज, एसेट्स को हायर करना, है ना, और तब तक परचेज नहीं कहलाएगा जब तक पूरा पैसा पेमेंट ना हो जाए, तो हायर परचेज के केस। इंश्योरेंस बिजनेस में, चिट फंड बिजनेस में, इन सभी बिजनेस में NBFCs इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पे NBFCs को देखना चाहे तो क्या है, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस का काम तो कर रही हैं बट वो क्या नहीं है, बैंक नहीं है। ठीक है, और इन्हें कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। बैंक RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट और इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे अगर हम बात करें तो किन किन एक्टिविटीज में जो हमारे NBFCs होंगे वो प्रिंसिपल बिजनेस नहीं कर सकते। सो बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है दोस्तों, अगर ये सभी प्रिंसिपल बिजनेस हैं तो उन्हें उनको NBFCs में काउंट हम नहीं करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है तो वो NBFCs नहीं बन सकता। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में NBFCs नहीं होगा। परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल्स। ठीक है, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई NBFCs इन मतलब अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFC का काम करना चाहता है तो उसे इन प्रिंसिपल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, a non-banking institutions which is company has principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or installment by way of contribution or in any other manner is also a non-banking financial company। देखो इनका कहना क्या है, जैसे अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो जो बैंक्स में हम डिपॉजिट, आम जनता जो पैसा डिपॉजिट करती है वो दो प्रकार से करती है। कैसे करती है, या तो वो डिमांड डिपॉजिट करेगी, क्या करेगी, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा करेगी। ठीक है दोस्तों, या फिर वो टर्म या टाइम डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा करेगी। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। तो यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट का जमा होता है वो करंट अकाउंट के थ्रू होता है और किसके अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट के थ्रू होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम टाइम और टर्म डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा करते हो और रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा करते हो। तो अब जितनी भी हम NBFCs की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, NBFCs। तो जो हमारे NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनको
डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं होता है, यानी नॉट अलाउड, है ना, ये नॉट अलाउड होगा, इसमें वो पैसा स्वीकार आम जनता से नहीं कर सकते। बट एनबीएफसीज अगर हम देखें तो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के थ्रू पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये अब इनके लिए क्या होता है, अलाउड। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि एनबीएफसीज क्या कर सकते हैं, एनबीएफसीज अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, किसके थ्रू, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं आम जनता से। क्या करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं पैसा आम जनता से। किस फॉर्म में, या तो लंपसम, लंपसम, लंपसम एक साथ एक मुश्त, ठीक, या फिर इंस्टॉलमेंट में, इसमें इंस्टॉलमेंट में, इसमें इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, अब देखो जब हम लमसम में कोई भी पैसा जमा करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो हम किसके फॉर्म में करते हैं, एफडी के फॉर्म में, ये हमारा एफडी कहलाता है। ठीक, तो जब आपने जैसे 5 लाख की एफडी 5 साल के लिए बनवाई, तो 5 लाख इकट्ठा आपने बैंक को दे दिया, दैट इज लमसम। ठीक, और जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना, आरडी। हर महीने हमने 5,000 की आरडी चलाई, हर महीने 5,000 रुपए बैंक के पास जमा करते जा रहे हैं। ठीक, तो वही कहा गया है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्टेटमेंट में यही कहने का प्रयास किया गया है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें ये वाली सुविधा देते हैं वो हमारे एनबीएफसीज होते हैं, और जो ये दोनों सुविधाएं देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बैंक्स होते हैं। ठीक है, डन है, क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगर एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज के पास पैसा कहां से आता है जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, तो एनबीएफसीज के पास सेवरल सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। ठीक, पहला पब्लिक डिपॉजिट, दूसरा डिवेंचर्स, तीसरा बैंक बोरोइंग, चौथा कमर्शियल पेपर। ठीक, तो ये पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, बैंक बोरोइंग, कमर्शियल पेपर, ये 4 तरीके के क्या होते हैं दोस्तों, तरीके होते हैं जहां से बैंकों के पास पैसा आता है। पब्लिक डिपॉजिट यानी आम जनता के पास से जो भी पैसा आ सकता है, डिवेंचर्स यानी इन्होंने डिवेंचर मार्केट में जारी करके जो भी पैसा उठाया है, बैंक बोरोइंग बैंक से पैसा उधार लिया है, कमर्शियल पेपर जारी करके भी मार्केट से इन्वेस्ट कराया जाता है। तो एनबीएफसी के पास जो लार्जेस्ट रिसोर्स होता है, एनबीएफसी के पास जो क्या होता है, लार्जेस्ट रिसोर्स होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट रिसोर्स जो होता है जहां से पैसा आता है, रिसोर्स जो होता है पैसा आता है, वो होता है बैंक फाइनेंस। कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास जो आता है, रिसोर्स ये अपना पैदा करते हैं वो बैंक फाइनेंस के थ्रू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये बात बताई गई है, क्या बताया गया है कि बैंक बोरोइंग आर द मेजर सोर्स ऑफ फंड। बैंक बोरोइंग, बैंक से जो पैसा उधार लिया जाता है वो मेजर सोर्स ऑफ फंड होता है, किसके लिए, एनबीएफसीज के लिए, साथ ही साथ ऐसे एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है। So this help in widening the reach of institutional credit to the sector and areas that are not fully covered by the bank। तो इनका कहना है कि एनबीएफसीज की मदद से, अब जैसे बैंकों ने क्या किया, फाइनेंस प्रोवाइड किया किसको, एनबीएफसीज को, किसको, एनबीएफसीज को। तो अब एनबीएफसीज इन पैसे को कहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उन एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उन एरियाज को कवर करते हैं जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाया, जिस एरिया को बैंक ने क्रेडिट के पार्ट पे कवर नहीं कर पाया, उस एरिया को ये क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम देखें तो जो हमारे एनबीएफसीज हैं वो लार्जली यानी बड़े स्तर पे लार्जली वो किस सेक्टर को पैसा दे रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू, प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी अगर बैंकों को टारगेट दिया गया है कि आपको प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग में पैसा पहुंचाना है, तो बैंक किस चैनल के थ्रू, एनबीएफसीज के थ्रू वो पैसा इस सेक्टर में पहुंचा रहा है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी, अब जब कोई बैंक अगर फाइनेंस प्रोवाइड करता है एनबीएफसीज को, तो किस आधार पे, बैंक में एक्सटेंड नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज एज वेल एज टर्म लोन टू ऑल एनबीएफसीज। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारे एनबीएफसीज जो बिजनेस कर रहे हैं, इनको 2 प्रकार से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक शॉर्ट टर्म के लिए जो इनको पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए यानी अप टू 1 ईयर के लिए, अप टू 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए चाहिए होता है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो पैसा इनको दिया जाता है कैपिटल के फॉर्म, कैपिटल वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। ठीक, और दूसरा जो इनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा दिया जाता है इनको टर्म लोन के फॉर्म में, टर्म लोन के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो। ठीक, अब इस पैसे से
अब ये उन्हीं एनबीएफसी को प्रोवाइड करता है बैंक, ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है ये पैसा, पूरा ये पैसा दोनों फॉर्म में कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक। अब उन्हीं एनबीएफसी को प्रोवाइड किया जाएगा जो आरबीआई के पास क्या होंगे दोस्तों? रजिस्टर्ड होंगे। क्या होंगे? आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होंगे। और ये आरबीआई के द्वारा बताए गए या अलग अलग जिन बिजनेस में ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा अगर कोई एनबीएफसी, इक्विपमेंट लीजिंग, इक्विपमेंट के अगेंस्ट में लीज प्रोवाइड कर रहा है, हायर परचेज, लोन, फैक्टरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया कि जैसे एनबीएफसी है हमारे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट लीजिंग के फॉर्म में काम कर रहा है, हायर परचेज में, लोन में, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट में अगर ये काम कर रहे हैं, और ये एनबीएफसी अगर आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, तो इनकी दो तरीके की जो नीड होती है फाइनेंस की, शॉर्ट टर्म नीड्स और एक लॉन्ग टर्म नीड। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बैंक फाइनेंस करता है एज अ वर्किंग कैपिटल, और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए बैंक फाइनेंस करता है एज अ टर्म लोन। ठीक है दोस्तों, सो बैंक में ऑल्सो एक्सटेंड फाइनेंस टू एनबीएफसीज अगेंस्ट सेकेंड हैंड एसेट्स फाइनेंस्ड बाय देम। ठीक है, अब इनका कहना क्या है कि बैंक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? बैंक की, तो बैंक क्या करता है? बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बैंक क्या प्रोवाइड करता है? जैसे मान लीजिए कोई एनबीएफसी ने क्या किया, किसी भी फाइनेंस प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? फाइनेंस। ठीक, और उस बोरोवर से इन्होंने क्या किया? कोई ना कोई सिक्योरिटी इस फाइनेंस के अगेंस्ट में, या लैंडिंग करो, इसको वर्ड को सही करो, लैंडिंग। देखो, बैंक ने क्या प्रोवाइड की? लैंडिंग। क्या प्रोवाइड की? लैंडिंग प्रोवाइड की। ठीक है दोस्तों, किसी बोरोवर को। अब एनबीएफसी ने उसके अगेंस्ट में इनसे क्या ले ली? सिक्योरिटी ले ली, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी ले ली। ठीक, अब एनबीएफसी को पैसा चाहिए, तो एनबीएफसी ने बैंक से क्या लिया? फाइनेंस लिया या लैंडिंग करी, बैंक ने इनको पैसा उधार दिया, ये बोरोवर बन गया। इसी सिक्योरिटी को इन्होंने इनके ऊपर, इनके पास क्या रख दिया? एज अ कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी रख दी। ठीक, तो अब बैंक के लिए ये क्या कहलाएगी? सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। फर्स्ट हैंड तो इनके लिए थी, इन्होंने लोन दिया और सिक्योरिटी ले ली। अब इसी सिक्योरिटी पे बैंक इनको फाइनेंस कर देगा, तो बैंक के लिए जो सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल रखी गई, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड। ठीक, तो जिन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में एनबीएफसी ने फाइनेंस किया है बोरोवर्स को, उन्हीं सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक इनको क्या कर देगा? एनबीएफसी को फाइनेंस कर देगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहां पे बताया गया है। नाउ all NBFCs including housing finance companies are required to registered with RBI except few exempted categories। यानी जितने भी NBFCs, देखो भारत में NBFCs is the part of मनी मार्केट। भारत में जो मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, उसका पार्ट होता है एनबीएफसीज। और एनबीएफसीज क्योंकि मनी मार्केट का पार्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो एनबीएफसीज का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। जैसे बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे एनबीएफसीज का भी रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो जब आरबीआई रेगुलेटर है, तो भारत में अगर कोई भी एनबीएफसी बिजनेस करेगी, तो उसको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो क्या सभी एनबीएफसीज को रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं। कुछ एनबीएफसीज ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है रजिस्टर्ड होने के लिए। जैसे कौन कौन सी एनबीएफसीज? पहला, अगर कोई एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के पास अंडर सरफेसी एक्ट 2002, निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, चिट फंड कंपनीज और मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। ये वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, है ना, जिनको रिक्वायरमेंट या आरबीआई ने छूट दे रखी है रजिस्टर्ड होने के लिए। ठीक है दोस्तों, नाउ अब एनबीएफसीज एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक फाइनेंस। अगर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें अगर कोई एनबीएफसी मतलब एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए बैंक एनबीएफसीज को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक, जैसे बिल डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग बाय द एनबीएफसीज। अगर एनबीएफसीज बिल डिस्काउंट और रीडिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसीज बोथ ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म नेचर इन एनी कंपनीज एंटिटी बाय वे ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, तो अगर एनबीएफसीज ने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर और डिवेंचर्स में, तो उसके लिए नई फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अनसिक्योर्ड लोन, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट अगर कोई एनबीएफसी करता है, तो उसके लिए भी बैंक फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑल टाइप ऑफ लोन एंड एडवांसेस बाय एनबीएफसीज टू देयर सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज और एंटिटीज। अगर कोई एनबीएफसी अपने सब्सिडरी को लोन और फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए अगर वो बैंक के पास जाए कि हमें फाइनेंस कर दो, तो बैंक इनको फाइनेंस नहीं करेगा। बैंक फाइनेंस नहीं करेगा फाइनेंस टू एनबीएफसीज फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ और फॉर परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। जैसे एनबीएफसी चाहता है
कि उन लोगों को हम लोन प्रोवाइड कर दें जो आईपीओ वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं और उसके लिए वो फाइनेंस लेने किसके पास आए हैं, एनबीएफसीज के पास। तो अगर एनबीएफसीज ऐसे लोगों को फाइनेंस करने के लिए या शेयर खरीदने के लिए किसी को पैसा चाहिए, वो एनबीएफसी के पास आया, ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए अगर एनबीएफसी कहेगा कि बैंक हमें फाइनेंस कर दो, हम इनको लोन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं करेगा बैंक, ठीक है। और शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर सिक्योर्ड लोन टू एनबीएफसीज। अगर कोई बैंक सिक्योर्ड लोन देता है, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी बैंक ले ले, ठीक है। तो अगर कोई बैंक सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है किसी एनबीएफसीज को और एनबीएफसी उस लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के तौर पे क्या प्रोवाइड करता है, कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे शेयर और डिवेंचर्स प्रोवाइड करता है, तो इस प्रकार का सिक्योर्ड लोन बैंक प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। डन है। तो ये वो कैटेगरीज हैं या वो एक्टिविटीज हैं जिनके लिए एनबीएफसीज को बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। नाउ प्रूडेंशियल सीलिंग फॉर एक्सपोजर ऑफ द बैंक्स टू एनबीएफसीज। अगर कोई बैंक एनबीएफसीज को एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है तो कितने तक का प्रोवाइड कर पाएगा। एक्सपोजर टू अ सिंगल एनबीएफसीज, अगर कोई बैंक सिंगल एनबीएफसीज को फाइनेंस करता है तो मैक्सिमम वो अपने टीयर 1 कैपिटल का 20% तक ही फाइनेंस कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ एक्सपोजर टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसीज, अगर वो ग्रुप ऑफ एनबीएफसीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो वो मैक्सिमम 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल प्रोवाइड कर पाएगा। एक्सपोजर टू अ सिंगल एनबीएफसी प्रीडोमिनेंटली लेंडिंग अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी, यानी ऐसे एनबीएफसीज जो किसी भी बोरोवर को लोन प्रोवाइड तो करते हैं बट वो किसके अगेंस्ट में करते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट में लेंडिंग करते हैं। किसके अगेंस्ट में, गोल्ड के अगेंस्ट में लेंडिंग करते हैं और यही इनका मुख्य बिजनेस है। तो ऐसे एनबीएफसीज को जब भी बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा तो बैंक इन्हें कितना फाइनेंस करेगा, बैंक अपना टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल का 7.5% तक का, यानी टोटल कैपिटल का 7.5% तक वो ऐसे एनबीएफसीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। और अगर ये एनबीएफसीज इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहा है, किसमें, इंफ्रा सेक्टर में काम कर रहा है, तो यही जो लोन है जो 7.5% तक है इसको बैंक फिर बढ़ा के 12.5% तक कर सकता है। ये अलग अलग नहीं है। जैसे अगर कोई एनबीएफसी सिर्फ गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रहा है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक, तो वो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देता है। तो मुथूट फाइनेंस के केस में क्या है, ऐसी कंपनियां जो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रही प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्य तौर पर गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रही हैं, तो ऐसी एनबीएफसीज को बैंक अपनी टोटल कैपिटल का 7.5% तक फाइनेंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एनबीएफसीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं तो एडिशनल 7.5 से कुछ और जोड़ के वो मैक्सिमम 12.5% तक फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है, ठीक। तो ये था हमारा एनबीएफसीज का पार्ट जो हमें डिस्कस करना था, जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो लास्ट वाला मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम टाइम पे, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। मैं और अच्छी तरह लिख देता हूं, है ना, इसको मैं कलर से स्टार बना देता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। अलग कलर से क्या बना देता हूं, स्टार, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और यदि आप ऐसे ही जेएआईबी के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं नवंबर 2025, तो आप हमारे महापैक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके चारों पेपर कवर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 15+ फाउंडेशन और एमसीक्यू बैचेस आपको यहाँ मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। अब ये आपको तीन तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे 1 ईयर महापैक तो आपके लिए ये कॉस्ट है, 2 ईयर महापैक तो आपके लिए ये कॉस्ट है लिस्ट प्राइस, और अगर आप 6 मंथ महापैक को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 6 मंथ का 2799 कितने का है, 2799 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो उसके उपलक्ष्य में आपको एक ऑफर दिया गया है, और ये ऑफर ये है कि जब भी आप हमारे महापैक और लाइव बैचेस को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको कूपन कोड यूज करना है JAIIB200,
ये कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको 200 रुपए का इंस्टेंट और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ आपके लिए हमारा JAIB फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 के लिए 1999 में, और हमारा सबसे लेटेस्ट JAIB फाउंडेशन बैच 2.0 बैच आपके लिए उपलब्ध है। तो आप 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं और नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं उसी लीस्ट प्राइस के साथ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे यदि आपका AFM रह गया है तो AFM की तैयारी फाउंडेशन बैच के थ्रू आप कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को टारगेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल हैं आपके चारों पेपर की मात्र 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन आपके लिए उपलब्ध है। एक और ऑफर आपके लिए है, यदि आप अपने कलीग्स को, जूनियर्स को या आप अपने सीनियर्स को हमारे कोर्स रिकमेंड करते हैं तो वो अगर आपके रिकमेंडेशन से हमारे कोर्सेज को बाय करते हैं दोस्तों, तो उन कोर्सेज की अगर हम बात करें तो उन कोर्सेज को अगर वो बाय करते हैं तो जितने का भी वो कोर्स बाय करेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा यदि आपने रिकमेंड किया है और उन्होंने उस कोर्स को बाय किया है। ठीक, उस 10% के अमाउंट को आप PW के कोर्सेज में या UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा PPB में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स का आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करिए और आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे आपको, या कमेंट में भी आप लिखिए अपने डाउट, हम आपके आंसर देंगे। थैंक यू ऑल।